नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, आज फिर हम फ्रांस के इतिहास पर ही बातचीत करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था अर्थात कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन। इसके पहले की चर्चा प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एक बटन ही तो दबाना है और क्या करना है। और फिर इससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, मैं नई नई वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, चर्चा प्रारंभ की जाए। मित्रों, बहुत सारे युद्धों के विषय में आपने सुना होगा, जो विश्व में तरह तरह के युद्ध होते हैं, लेकिन युद्ध केवल अस्त्र और शस्त्र से ही नहीं लड़े जाते, बल्कि युद्ध जो है वो दूसरे तरीकों से भी लड़े जाते हैं। और जिनमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है आर्थिक युद्ध। अब जैसे आजकल आप देख रहे हैं, आजकल जो हमारे यहाँ मोदी और ट्रंप के बीच में चल रहा है, उसको देख करके मुझे कॉन्टिनेंटल सिस्टम की ही याद आ रही है। यानी कि एक पर एक चालें चल रहे हैं। जैसे ट्रंप जो है, अगर उसको नेपोलियन की जगह पर रख लिया जाए तो आप देखिए कि किस तरह से जो है वो भारत के व्यापार वगैरह को नष्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ था फ्रांस में नेपोलियन के समय में। नेपोलियन एक महान विजेता था और उसने यूरोप को पूरी तरह से पराजित कर दिया था, केवल एक देश को छोड़ करके, वो था इंग्लैंड। और जब वो इंग्लैंड को सैनिक मोर्चे पर पराजित नहीं कर पाया तो उसने ये सोचा कि क्यों ना आर्थिक मोर्चे पर उसे परास्त किया जाए, कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू करके उसकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाए। क्योंकि अर्थ के बिना कोई काम होता नहीं, जब तक धन है तभी तक सब कुछ है। आज भी आप देखिए, आज दुनिया में जो सुपर पावर्स कहे जाते हैं, सुपर पावर क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उनके पास धन की अधिकता है, डेवलप्ड हैं, विकसित हैं। तो नेपोलियन ने ये सोचा कि उनके धन का जो स्रोत है उसे ही समाप्त कर दिया जाए, इसीलिए उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू किया। तो मित्रों, टिलसिट की संधि के बाद एकमात्र इंग्लैंड ही फ्रांस का अभिजित शत्रु बचा रह गया था। ऑस्टरलिट्ज, जेना एवं फ्रेडलैंड के युद्धों में क्रमशः ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस को परास्त करने के बाद यूरोपीय महाद्वीप में नेपोलियन ने अपने सैनिक एवं साम्राज्यवादी वर्चस्व का सिक्का जमा लिया था। यानी कि कोई ऐसी बड़ी ताकत रह नहीं गई थी इंग्लैंड के सिवा। तो ऐसा कहा जाता है कि टिलसिट की संधि के समय सारा यूरोप नेपोलियन के पांव में लौट रहा था, लेकिन नेपोलियन के साम्राज्यवादी अहंकार के सीने में स्वतंत्र इंग्लैंड का अस्तित्व एक जहरीले तीर की तरह चुभा हुआ था। वो तड़प रहा था। नेपोलियन मानसिक रूप से बहुत परेशान था कि आखिर कैसे इंग्लैंड को हराया जाए। वो इंग्लैंड से पहले हार भी चुका था, तो इसलिए उसके मन में कसक थी। नेपोलियन चाहता था कि इंग्लैंड को भी वह किसी प्रकार पराजित कर सके तो संपूर्ण यूरोप के ऊपर उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। यानी कि वो यूरोप का एक क्षेत्र तानाशाह हो जाएगा, कह लीजिए डिक्टेटर हो जाएगा, जैसे चाहेगा वैसे यूरोप के देशों को अपनी उंगलियों पे नचाएगा। तो इंग्लैंड के विरुद्ध नेपोलियन के सभी प्रयत्न अभी तक असफल होते चले आ रहे थे, कभी स्पेनी विद्रोह के कारण, कभी ऑस्ट्रिया के युद्ध के कारण। अब उसने प्रायद्वीपीय युद्ध को समाप्त करके महाद्वीपीय प्रणाली को लागू कर इंग्लैंड को परास्त करने का निश्चय किया। तो नेपोलियन का उद्देश्य ब्रिटिश व्यापार को नष्ट करना था। जब वह इंग्लैंड को समुद्री युद्ध में न पराजित कर सका, यानी वो इंग्लैंड जो था वो बहुत बड़ा नेवल पावर था, तब उसने इंग्लैंड को पराजित करने का दूसरा उपाय सोचा और वह आर्थिक मोर्चे पर इंग्लैंड को मात देना चाहता था। नेपोलियन ने सोचा कि इंग्लैंड एक व्यापारिक देश है और उसकी सारी समृद्धि उसके व्यापार पर ही निर्भर है, तो क्यों ना उसके व्यापार को ही
समाप्त कर दिया जाए। यदि किसी तरह उसका व्यापार नष्ट कर दिया जाए तो उसकी कमर टूट जाएगी एवं तब वह उसके कदमों पर आ गिरेगा। अतः उसने ऐसी योजना बनाई कि संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप से इंग्लैंड के व्यापार का बहिष्कार किया जाए। इसे ही महाद्वीपीय व्यवस्था या अंग्रेजी में कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहते हैं। इसे व्यापारिक युद्ध भी कहा जाता है, ट्रेड वार कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने इंग्लैंड के व्यापारिक मार्ग बंद कर उसे व्यापारिक स्तर पर परास्त करने की योजना बनाई थी। साथियों, फ्रांस एक कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश होने के कारण आप ध्यान दीजिएगा कि अभी जैसे औद्योगिक क्रांति दुनिया के देशों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी। यूरोप से प्रारंभ हुई, वो सबसे पहले इंग्लैंड में आई और फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह दूसरे देशों में जो औद्योगिक क्रांति की हवा थी वो वहाँ भी पहुँची, लेकिन थोड़ा देर से पहुँची। इंग्लैंड जो था वो उसने औद्योगिक क्रांति की बदौलत बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। तो एक कृषि प्रधान देश होने के कारण फ्रांस को खाद्यान्नों के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, जबकि चूँकि औद्योगिक क्रांति का अगुआ था वो, तो इसलिए इंग्लैंड एक व्यापार प्रधान देश था और व्यापार प्रधान देश होने के कारण इंग्लैंड इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, यानी उसका व्यापार दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ होता था। तो व्यापार प्रधान देश होने के कारण इंग्लैंड के पास प्रचुर धन था, जिसके बल पर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करता था। यदि उसके धन प्राप्त करने के स्रोत को ही बंद कर दिया जाता तो वह धन के अभाव में न तो मित्र राष्ट्रों को युद्ध हेतु धन दे सकता था और न स्वयं युद्ध लड़ सकता था और न आंतरिक व्यवस्था ही, अपनी कानून व्यवस्था ही ठीक रख सकता था। यानी कि धन है तो सब कुछ है, इसलिए धन का स्रोत बंद कर दो। नेपोलियन का विचार यह था कि क्रांति के उपरांत फ्रांस में राजनीतिक स्थिरता आ गई थी, किंतु इस समय इंग्लैंड की हालत वैसी ही थी जैसे क्रांति के पूर्व फ्रांस की थी। अतः उसका विचार था कि इंग्लैंड का व्यापार नष्ट कर देने पर इंग्लैंड में दिवालियापन, बेरोजगारी और राजनीतिक असंतोष उत्पन्न होगा और इंग्लैंड संधि के लिए बाध्य हो जाएगा, यानी कि फ्रांस से उसकी शर्तों पर संधि कर लेगा। महाद्वीपीय व्यवस्था कैसे लागू की गई, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के तत्वावधान में सर्वप्रथम नेपोलियन ने 21 नवंबर 1806 ईस्वी को बर्लिन से एक आदेश जारी किया, जिसके द्वारा इंग्लैंड और उसके सभी उपनिवेशों के साथ यूरोप का व्यापार निश्चित कर दिया गया। इसे बर्लिन डिक्री कहते हैं। तो निश्चित कर दिया गया कि बजाय आप ये समझ लें कि इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों के साथ यूरोप का व्यापार जो है वो एक तरह से निषिद्ध कर दिया गया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि फ्रांस एवं उसके सहायक राज्य ब्रिटेन के साथ व्यापार न करें। यदि इंग्लैंड का कोई जहाज फ्रांस या उसके सहायक देश के बंदरगाहों में पाया जाएगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। और जब इंग्लैंड को यह मालूम हुआ तो अभी चुपचाप न बैठा, भाई वो भी अपनी रक्षा तो करेगा ही। और फिर इंग्लैंड एक बहुत मजबूत देश था, आर्थिक रूप से मजबूत देश था और साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी बहुत मजबूत था। तो उसने भी ऑर्डर्स इन काउंसिल पास करके अपने सहायकों व अधीनस्थ देशों को यह आदेश दिया कि वे फ्रांस या उसके सहायक राज्यों के साथ किसी तरह का व्यापारिक संबंध न रखें और अगर ऐसा करते पाए जाएंगे तो उनके जहाज जब्त कर लिए जाएंगे। यानी कि फ्रांस ने जो व्यवस्था लागू की उसी तरह की व्यवस्था इंग्लैंड ने भी लागू कर दी। उसने कहा भाई तू डाल तो मैं पात, अगर तू मेरा व्यापार बंद करेगा तो मैं भी तेरा व्यापार बंद कर दूंगा। तो इसका अर्थ यह था कि यदि फ्रांस एवं उसके सहायक राज्य इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो संसार के अन्य राज्य फ्रांस के साथ व्यापार नहीं करेंगे। तो इंग्लैंड का विचार था कि उसका यह आदेश नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था में
मूलभूत परिवर्तन लाने में सक्षम होगा। बहुत अर्थों में उसका यह सोचना सही भी था, क्योंकि विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में उसके उपनिवेश थे और उन उपनिवेशों के साथ उसके संबंध अच्छे थे। परंतु नेपोलियन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने दूसरा उपाय सोच लिया। 1808 ईस्वी में नेपोलियन ने मिलान से एक और आदेश जारी किया और यह घोषित किया कि यदि किसी भी देश का जहाज इंग्लैंड के बंदरगाहों से होकर गुजरेगा तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसे मिलान डिक्री कहा जाता है। तो 1808 में एवं 1809 में पोप के राज्य को इसी प्रणाली के उल्लंघन के बहाने फ्रेंच साम्राज्य में मिला लिया गया। हॉलैंड एवं ओल्डनबर्ग भी फ्रांस में मिला लिया गया। स्वीडन को महाद्वीपीय प्रणाली का पूर्णता से पालन करने के लिए विवश किया गया और 9 महीने से वह जिस नमक तथा औपनिवेशिक पदार्थ की छूट दिए हुए था वह खत्म कर दी गई या समाप्त कर दी गई। ट्रेनान राजप्रसाद से नेपोलियन ने एक और आदेश निकाला कि इंग्लैंड के औपनिवेशिक उत्पादों कपास, चाय, चीनी, कहवा, कोक, नील इत्यादि पर उनके मूल्य के आधे से अधिक कर लगा दिया जाए। यानी जैसे आप देखिए ट्रंप आजकल कर रहा है। तो इसके पश्चात नेपोलियन ने पुनः एक आदेश निकाला जिसका आशय यह था कि अंग्रेजी माल ब्रिटेन के उपनिवेशों में उत्पादित वस्तुएं जहां भी मिले जला दी जाएं और उनके विक्रेताओं पर मुकदमा चलाया जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन के मस्तिष्क की अद्भुत उपज थी और यदि वह सफल हो गई होती तो विश्व इतिहास का रास्ता ही बदल जाता, यह विश्व का इतिहास ही बदल जाता, आप कह लीजिए। इसका उद्देश्य इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को यूरोप से समाप्त कर देना था, फ्रांस को आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनाना था और यूरोप के आर्थिक जीवन को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त करना था। परंतु नेपोलियन के आदेशों से कोई विशेष लाभ न हुआ। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड एवं उसके उपनिवेशों का माल आना बंद हो गया, किंतु क्लैंडस्टाइन ट्रेड या अवैध व्यापार, अवैध रूप से यह क्रिया चलती रही। परिणामतः चीनी, कहवा, तंबाकू आदि का दाम पहले से 10 गुना बढ़ गया। अब नेपोलियन ने इन वस्तुओं का उत्पादन अपने ही राज्यों में किया। स्पेन, इटली, दक्षिणी फ्रांस में तंबाकू की खेती शुरू हो गई। कहवे के स्थान पर कासिनी की सूखी पत्ती का इस्तेमाल प्रारंभ किया गया और रसायन शास्त्रियों को चुकंदर से चीनी निकालने का आदेश दिया गया। परिणामतः यूरोप में एक नया उद्योग प्रारंभ हुआ। यूरोप का व्यापार चौपट हो गया, चीज़ों के दाम बढ़ गए, मूल्य बढ़ गए, वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं और बहुत सी वस्तुएं जो हैं वो अप्राप्य हो गईं। जनसाधारण की आर्थिक कठिनाइयां काफ़ी बढ़ गईं। तो पोप ने तटस्थता का बहाना बनाकर महाद्वीपीय व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप नेपोलियन ने रोम पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। पोप ने नेपोलियन को धर्म बहिष्कृत कर दिया, उसे अधर्मी कहा। नेपोलियन ने उसे कैद कर लिया। यह नेपोलियन की एक बहुत महान भूल थी। जैसे जाते हैं धार्मिक मामले जो है बड़े सेंसिटिव होते हैं, आम जनता जो है उसकी भावनाएं धर्म से जुड़ी होती हैं। तो जब नेपोलियन ने पोप को कैद कर लिया तो उसके कारण संपूर्ण कैथोलिक संसार उसका शत्रु बन गया। पुर्तगाल पर भी नेपोलियन ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया और स्पेन के भंवर जाल में फंस गया। तो यह सब उसके हक में अच्छा नहीं हुआ। रूस के साथ युद्ध भी महाद्वीपीय व्यवस्था के ही कारण हुआ, जो इसकी बर्बादी का एक प्रधान कारण बन गया। मित्रों, महाद्वीपीय व्यवस्था के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में बाहर से अनाज आना बंद हो गया, जिसके कारण वहाँ अनाज के दाम बहुत बढ़ गए। इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं के लिए यूरोपीय मंडियाँ बंद हो गईं और इस प्रकार इंग्लैंड के तैयार माल की खपत बंद हो गई। माल का तैयार होना भी बंद हो गया और हजारों मजदूर जो कारखानों में काम करते थे बेकार हो गए। बेकारी से देश में उपद्रव फैला, पर यह स्थिति अधिक समय तक न रही एवं यूरोपीय देशों ने चुपके चुपके इंग्लैंड के साथ व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, यानी चोरी चोरी। नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था को सफल बनाने का भरसक प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। यह व्यवस्था तभी सफल हो पाती जब नाजायज व्यापार या क्लैंडस्टाइन ट्रेड को पूरी तरह से नियंत्रण में लाया जाता, जो कि नेपोलियन के वश की बात नहीं थी। ये संभव नहीं था। क्यों?
क्योंकि इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन करवाने के लिए यूरोप के सारे बंदरगाहों पर सेना रखनी पड़ती, जो कि एक असंभव बात थी। इतनी बड़ी सेना नहीं थी नेपोलियन की कि वो सारे बंदरगाहों पे 4-5 हज़ार सैनिक रखे। तो इसलिए नाजायज व्यापार की अधिकता के कारण महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन न हो सका। ब्रिटिश समुद्री बेड़ा वास्तव में नेपोलियन के समुद्री बेड़े से अधिक शक्तिशाली था। उसका सामना करना नेपोलियन के शक्ति के बाहर की बात थी। उसने यूरोप से इंग्लैंड को खाद्यान्नों की आपूर्ति में रुकावट डालने का भरपूर प्रयत्न किया, किंतु खाद्यान्न यूरोप से ब्रिटिश जहाज द्वारा बराबर इंग्लैंड जाता रहा। तो नेपोलियन का यह उद्देश्य कि इंग्लैंड अन्न के अभाव में भूखा मर जाए पूरा न हो सका। एक्चुअल में नेपोलियन को चाहिए था कि वो भी ब्रिटिश समुद्री बेड़े की तरह अपने समुद्री बेड़े को शक्तिशाली बनाता, उसे उससे भी अधिक शक्तिशाली बनाता, तो शायद उसका कुछ प्रभाव पड़ सकता था। महाद्वीपीय व्यवस्था को सफल बनाने के लिए नेपोलियन को उन देशों के विरुद्ध अभियान करने पड़े जो इस व्यवस्था का पालन करने से इनकार करते थे। इसमें उसका बहुत सारा धन व्यय हुआ क्या आप कह लीजिए, अपव्यय हुआ, तथा सैन्य शक्ति भी क्षीण हो गई। उदाहरणार्थ उसे हॉलैंड का विलय करना पड़ा एवं पुर्तगाल आदि पर आक्रमण करना पड़ा। पुर्तगाल पर उसका आक्रमण स्वतंत्रता युद्ध के आरंभ का एक मुख्य कारण था। तो इन्हीं सैनिक अभियानों की असफलताएं उसके पतन का कारण बन गई। यूरोप के अन्य देशों की तरह रूस ने भी इस व्यवस्था के कारण बहुत हानि उठाई, इसलिए वह इसका पालन करने के लिए विवश था। परंतु इस कारण नेपोलियन रूस से रुष्ट हो गया और उसने रूस के विरुद्ध सैनिक अभियान किया, परंतु इस अभियान में उसकी सेना का बहुत बड़ा भाग प्राकृतिक प्रकोप यानी रूस की जो भयंकर सर्दी थी उसके कारण नष्ट हो गया और नेपोलियन की यह असफलता उसके पतन का कारण बनी। कहते हैं कि नेपोलियन रूस पे अभियान करने बहुत बड़ी सेना लेके गया था, 5-6 लाख की सेना लेके गया था और केवल 20,000 सैनिक ही वापस आ पाए। तो किसी इतिहासकार ने कहा है कि नेपोलियन वॉज डिफीटेड बाई जनरल नवंबर, जनरल दिसंबर एंड जनरल जनवरी, यानी कि जो सर्दी का मौसम था वहाँ टेम्परेचर वो है बहुत नीचे 30-40 डिग्री माइनस में चला जाता था। तो ऐसे में इतनी सर्दी की अभ्यस्त नहीं थी फ्रांस की सेनाएं और वो नष्ट हो गई। तो इसलिए महाद्वीपीय व्यवस्था रूस की अवहेलना के कारण असफल रही। संपूर्ण यूरोप में महाद्वीपीय व्यवस्था से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण नेपोलियन के विरुद्ध गुस्से और घृणा की लहर फैल गई, क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लैंड में निर्मित होने वाली दैनिक जीवन की वस्तुओं से वंचित हो रहे थे। लोग नेपोलियन को एक अत्याचारी तानाशाह समझकर उसके विरुद्ध हो गए। अब आप देखेंगे नेपोलियन के खिलाफ जो एक गुट बनाने में सफल हुआ इंग्लैंड, वो इसी कारण सफल हुआ और उन लोगों ने मिल करके नेपोलियन को हराया। तो अगर नेपोलियन इस तरह की व्यवस्था न लागू करता बल्कि वो सौहार्दपूर्ण संबंध रखता जिन राज्यों को उसने विजिट किया था उनके साथ, उनके सुख दुख में उनका सहभागी होता, तो शायद ये स्थिति न आती। तो यद्यपि इस व्यवस्था ने ब्रिटेन के सामने अनेक कठिनाइयां खड़ी कर दी, परंतु नेपोलियन को अपने उद्देश्यों में सफलता नहीं मिली। अंत में यही व्यवस्था यूरोप के सारे देशों में नेपोलियन के विरुद्ध एक प्रबल विद्रोह का झंडा बुलंद कराने में सफल हुई और इसने यूरोप में नेपोलियन के राज्यों को छिन्न भिन्न कर डाला। यह व्यवस्था नेपोलियन के लिए बूमरैंग साबित हुई और एक अनुचित नीति थी, क्योंकि यह अपने मूल रूप से ही अन्यायपूर्ण थी। तो इस तरह से नेपोलियन के खिलाफ मोर्चेबंदी हुई, गुटबंदी हुई और अंत में उसको पराजित कर दिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और वाटरलू के मैदान में फाइनली उसको हरा करके फिर उसके राज्य का बंटवारा यूरोप के लोगों ने आपस में कर लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए। एक बार भी अगर आप इसको पूरा देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको ये प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको नई वीडियोस की सूचना मिलती रहे। और फिर जल्दी ही उपस्थित होते हैं किसी नई वीडियो के साथ।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।